का अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत व अभिनंदन है। आज हम इस कक्षा के अंदर डिस्कशन करेंगे रीट लेवल 1 और 2 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर, जो प्री और मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किशोर अवस्था की एक ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखी रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है। कि किशोर अवस्था के अंदर कोई ऐसी अवस्था है जिसमें क्या रखी जाती है, भूखा रखने की, भूखा रहने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। ऑप्शन ए में है एनोरिक्सिया नर्वोसा कहते हैं, ऑप्शन बी में है डेलिरियम ट्रेमेस कहते हैं, या ऑप्शन सी में सवलीनता कहते हैं, या ऑप्शन डी में डाउन सिंड्रोम कहते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और चारों में से राइट जो आंसर है वो आपको बताना है, वो भी कमेंट करते हुए। तो जल्दी बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर, बताइएगा राइट आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एनोरेक्सिया नर्वोसा उसको कहते हैं। भूखा रखने की जो आदत होती है, जो किशोर अवस्था में ज्यादातर पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। और ये ज्यादातर किस में पाई जाती है दोस्तों, ये लड़कियों में पाई जाती है। भूखा रहने की जो आदत होती है वो क्या पाई जाती है, लड़कियों में ज्यादा पाई जाती है। लड़कियां क्या होती है किशोर अवस्था के अंदर, ये क्या जाती है, ज्यादातर गुस्सा मान जाती है, नाराज हो जाती है, तो वो गुस्सा किस पे निकालती है, वो निकालती है खाने पे। तो वो कुछ खाती नहीं है तब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है। तो इस प्रकार की जो इच्छाएं होती है वो ज्यादातर किसमें पाई जाती है, लड़कियों के अंदर पाई जाती है। लड़के भूखे नहीं रहते हैं क्योंकि भूख सहन नहीं होती है लड़कों से। चाहे घर पे नहीं खाएंगे तो बाहर जाकर कुछ खा लेंगे, बाहर जाकर कुछ खा के आ जाएंगे, तो वो भूखे नहीं रहते हैं। लड़कियां हैं वो घर से बाहर नहीं निकल पाती है, और तो वो क्या रहती है, उनमें ज्यादा भूखा रहने की प्रवृत्ति विकसित होती है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है। ठीक है, क्या पूछा है आपसे कि वाइगोत्स्की के अनुसार वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी भी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाता है। तो बताइए उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए निर्देशित सहभागिता, स्केच फोल्डिंग, या आसन विकास क्षेत्र, या अंत व्यक्ति निष्ठता। चारों में से जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट करते हुए बताना है। तो आप जल्द ही इसका कमेंट करके आंसर दे। क्या पूछा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन होता है परंतु किसी प्रौढ़ या अधिक कुशल साथी की सहायता अगर वो ले लेता है तो उसको करना उसके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा है। ओके, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन बी स्केच फोल्डिंग उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केच फोल्डिंग उसको बोलते हैं। ऑप्शन बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। ओके, हाँ दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। ठीक है, किसके अनुसार, एरिक्सन के अनुसार। एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक जो विकास होता है वो 8 चरणों के अंदर होता है। एक कक्षा 3 का छात्र जो 9 साल के आसपास का है, विकास के किस चरण में मेल खाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया है कि एरिक्सन के अनुसार बच्चे का जो मनोसामाजिक विकास होता है उनको 8 चरणों में इन्होंने विभाजित किया है। कितने चरणों में, 8 चरणों के अंदर इन्होंने इसको विभाजित किया है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि एक कक्षा 3 का छात्र, कक्षा 3 का छात्र है और उसकी जो एज है वो कितनी है, जिसकी एज है वो लगभग 9 वर्ष के आसपास है। कितने वर्ष के
आसपास, 9 वर्ष के आसपास है, तो वो विकास के किस चरण से मेल खाता है, ये आपसे पूछा है। अब 4 चरण नीचे आपको दे रखा है। शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले की श्वेतता, ऑप्शन बी परिश्रम बनाम हीनता की भावना, ऑप्शन सी नेतृत्व बनाम अपराध, और ऑप्शन डी दे रखा है अंतर्गत बनाम अलगाव। इन चारों ऑप्शनों में से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, वो भी कमेंट करते हुए। तो बताइएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये एरिक्सन ने जो है ना 8 चरण जो बताए हैं, ये चरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। हमेशा यहाँ से हमेशा यहाँ से एक क्वेश्चन है वो उठता है, हर एग्जाम के अंदर लगभग यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से अच्छी प्रकार से पढ़िएगा, रटिएगा, समझिएगा, जो भी कीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन गलत मत कीजिएगा। तो अब आपको इसका आंसर देना है। तो तीसरी कक्षा का जो छात्र है और 9 वर्ष का वो है, तो यहाँ पर जो उसकी जो अवस्था होगी वो होगी परिश्रम बनाम हीनता। ऑप्शन बी है वो यहाँ पर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। क्या पूछा है कि विकास के बारे में, किसके बारे में पूछा है, विकास के बारे में पूछा है। विकास के बारे में निम्न कौन सा कथन है वो सही है। 4 कथन दे रखे हैं, चारों में से जो कथन सही है वो आपको आंसर करते हुए बताना है। तो पढ़ते हैं ऑप्शन ए को। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, कि जो विकास होता है वो भिन्न व्यक्तियों के अंदर भिन्न गति से होता है। ठीक है, ऑप्शन ए। बी में पढ़ते हैं विकास जन्म से किशोर अवस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी में विकास जन्म से किशोर अवस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर बढ़ता है। ठीक है, अब ऑप्शन डी पढ़ते हैं कि विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है। बताइएगा अब इसका राइट आंसर क्या होगा। तो विकास क्या होता है दोस्तों, विकास परिवर्तन, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता है। सीधी रेखा में आगे बढ़ता है क्या, नहीं बढ़ता, तो ये तो गलत है इसका। सी देखते हैं विकास जन्म से किशोर अवस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर बढ़ता है। ऐसी कोई कहानी नहीं होती है कि विकास पहले आगे बढ़ता है और फिर पीछे चलने लगता है, ऐसी कोई कहानी नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी गलत है। विकास जन्म से किशोर अवस्था तक बहुत तीव्र होता है। विकास जन्म से किशोर अवस्था बहुत तीव्र गति से चलता है और उसके बाद वह रुक जाता है, ऐसी भी बात नहीं होती है, ये भी गलत है। और अब ऑप्शन ए बचा, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास जो होता है, विकास जो होता है वो भिन्न व्यक्तियों में, जो ये व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। ठीक है, तो विकास जो होता है वो इस व्यक्ति के अंदर ए, और ऑप्शन ये बी जो व्यक्ति है, इसमें इन दोनों व्यक्तियों में जो विकास होगा वो कभी भी एक समान नहीं होगा। किसमें पहले विकास ज्यादा होता है, किसी में बाद में ज्यादा होता है। ठीक है, तो विकास है वो कभी क्या नहीं होता, एक समान नहीं होता। विकास भिन्न व्यक्तियों में यानी अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार से अलग अलग गति से क्या होता है, विकास होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट हियर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। क्या पूछा है कि एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, कि एक प्राथमिक शिक्षा के अंदर एक शिक्षिका अपने अधिगम को कैसे बढ़ा सकती है। ऑप्शन ए है ड्रिल और अभ्यास के द्वारा बढ़ा सकती है, अपने शिक्षार्थियों को प्रतियोगिता में प्रोत्साहन देकर बढ़ा सकती है, या ऑप्शन सी विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके बढ़ा सकती है, या ऑप्शन डी अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर उसको बढ़ा सकती है। चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर जो इसका है वो आपको बताना है, उपयुक्त आंसर आपको देना है। तो दीजिएगा आंसर। तो देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। ठीक है, तो ये ड्रिल और अभ्यास के द्वारा क्या कर सकती है, अधिगम को बढ़ा सकती है, नहीं। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके,
ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ अगर आप संबंध बैठाओगे तो बच्चे हैं वो अधिगम है वो बहुत आसानी से करेंगे, आसानी से सीखेंगे। ठीक है, तो जीवन के साथ जोड़े। ठीक है, जैसे आपने कोई ली चम्मच के बारे में सिखाना है, ठीक है, या आप समझिएगा कि आपको आपको सिखाना है नाइफ, ठीक है, चाकू के बारे में सिखाना है, नाइफ चाकू के बारे में सिखाना है। तो चाकू जो है वो उसके घर पर संबंधित चीज है, वो घर पे डेली देखता है चाकू को। अगर स्कूल के अंदर उसको क्या दिखाया जाए, चाकू है, और चाकू को बताया जाए कि ये चाकू है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाइफ बोलते हैं, तो वो इस चाकू को दिखाते हुए दिखाए कि ये चाकू है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाइफ, तो वो बच्चा है वो जल्दी सीखेगा। ठीक है, तो इसके इसलिए विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के से संबंधित करके सिखाया जाए तो जल्दी सीखेगा। तो ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पर राइट आंसर इसका होगा। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों बात कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि जो ये है यहाँ पर केवल और केवल जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो आपको ये बताने के लिए, जितने भी क्वेश्चन है उसका जल्द से जल्द आपको आंसर दे, ताकि आपके जो टॉपिक वाइज आंसर है वो क्लियर हो सके, इसीलिए ये क्लास यहाँ पर लेकर आई गई है। ओके, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। निम्न में से पता लगाए दो भाषाओं को बोलने वाले बच्चों के लिए सही लाभ होगा। क्या लाभ होगा सही, ये आपसे पूछा है। देखिएगा, तो सही लाभ क्या होगा ये आपसे पूछा है। तो देखिए, ऑप्शन ए में अवधारणा गठन में सुविधा होगी, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा होगी, या संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा होगी, या उपरोक्त सभी होगा। तो देखिए, हमारे देश में एक बच्चा है वो एक से अधिक अगर भाषाओं को बोलेगा तो तीनों ही चीजें उसके लिए उपयुक्त होगी। अवधारणा गठन में सुविधा होगी उसके लिए, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा होगी, और संज्ञानात्मक लचीलेपन में भी सुविधा होगी। तो यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है वो सही है। तो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है, कौन सी विधि, प्रोजेक्ट विधि, वो किस अवस्था के लिए उपयोगी है। बाल्य अवस्था के लिए, पूर्व बाल्य अवस्था के लिए, किशोर अवस्था के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए। चारों में से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर। तो सीखने के लिए, लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट विधि जो है वो किस अवस्था तक उपयोगी होती है दोस्तों। तो वो जो उपयोगी होती है बाल्य अवस्था के लिए भी उपयोगी होती है, और पूर्व बाल्य अवस्था के लिए भी उपयोगी होती है, और किशोर अवस्था के लिए भी उपयोगी होती है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी जो है वो आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन डी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन अभिक्षमता के संबंध में सत्य नहीं है। क्या नहीं है, सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिक्षमता के संबंध में सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बात पूछा है। और मैं हर जो एमसीक्यू की क्लास लेकर आता हूँ उस हर क्लास में एक बात बोलता हूँ कि आप जब भी क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से पढ़े और फिर समझे और फिर आंसर करें। और जहां पर भी आपको नहीं के बारे में पूछा गया है उसको पहले ही आप राउंड अप कर ले, या किसी भी प्रकार से उसको सिलेक्ट कर ले, अंडरलाइन कर ले, जो भी कर ले, लेकिन जब भी क्वेश्चन पढ़े तो आपका स्पेशल ध्यान जाए उस नहीं के ऊपर, तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जल्दबाजी में नहीं को नहीं पढ़ पाते, और क्वेश्चन है वो गलत करके आ जाते हैं। घर पर आकर देखते हैं तो देखते हैं कि मैंने नहीं को नहीं देखा था, ये क्वेश्चन मेरे को आ रहा था। तो वो गलती दोस्तों आप ना करें, और आप क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से पढ़ें और नहीं को सिलेक्ट कर ले, ताकि वो आपके ध्यान में रहे। तो अब बताइएगा इसका आंसर, अभिक्षमता विशिष्ट योग्यता, या अभिक्षमता जन्मजात एवं वातावरण की उपज है, या अभिक्षमता प्रशिक्षण के पश्चात सफलता की डिग्री का पूर्वानुमान है, अभिरुचि अभिक्षमता सदैव साथ नहीं चलते हैं।
देखिएगा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जो है इसका वो क्या है, ऑप्शन डी है। क्या है, ऑप्शन डी। ये क्या बोल रहा है कि अभिरुचि और अभिक्षमता सदैव एक साथ नहीं चलते, बल्कि अभिरुचि और अभिक्षमता जो होते हैं वो दोनों एक साथ चलते हैं। क्या चलते हैं, अभिक्षमता, अभिक्षमता और अभिरुचि, अभिरुचि, अभिरुचि दोनों जो है वो क्या चलते हैं, एक साथ चलते हैं। क्या चलते हैं, एक साथ चलते हैं। और ये क्या कह रहा है कि एक साथ नहीं चलते, तो ये ऑप्शन है यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर इसका आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। क्या पूछा है, आंतरिक अभिप्रेरणा का। निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण पूछा है। कौन सा है, प्रशंसा है, उपलब्धि की अवस्था है, आवश्यकता है, सॉरी, आकांक्षा स्तर है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, उपलब्धि की आवश्यकता, आकांक्षा स्तर, या इनमें से कोई भी नहीं। आंतरिक अभिप्रेरणा किससे आएगी, उपलब्धि की आवश्यकता के लिए आएगी, या आकांक्षा स्तर के लिए आएगी, या प्रशंसा के लिए आएगी, या इनमें से कोई भी नहीं इसका आंसर होगा। तो आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है वो क्या होता है, आकांक्षा का स्तर होता है। ऑप्शन सी इज राइट हियर। ठीक है, ऑप्शन सी है वो सही इसका आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि विकास में व्यक्तिक भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। विकास में व्यक्तिक भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है ये बताना है। तो बताइएगा, वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रियाओं पर विचार करना, ठीक है, या वंशानुगत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है, नहीं। पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं, नहीं। शारीरिक एवं मस्तिष्क की परिपक्वपन पर विचार करना, नहीं। तो विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है कि इसमें महत्वपूर्ण है वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनके पारस्परिक क्रियाओं पर विचार करना क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए है वो इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए 11 में आपसे पूछा है कि एक बच्चा सदैव दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत क्या कहलाती है। कि एक बच्चा दूसरे के प्रति क्या कहलाता है, सहानुभूति दिखाता है, प्रेम दिखाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विचार संबंधी आदत, या भावना संबंधी आदत, या नाड़ी मंडल संबंधी आदत, या नैतिक आदत। चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। तो आप इसका सही आंसर बताइएगा। दूसरों के प्रति जो सहानुभूति रखता है ये उसकी क्या होती है, विचारों संबंधी आदत होती है। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है। फिर से नहीं हो वाला क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है। पढ़ते हैं ऑप्शन ए को। देखिएगा, बालक प्रौढ़ से अधिक सुरक्षित रूप से श्रमिकों को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी, बालकों के संवेग प्रौढ़ की तुलना में कम होते हैं। बालक प्रौढ़ की तुलना में उद्दीपन के प्रति भी संवेगात्मक व्यवहार करता है। और ऑप्शन डी, प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत परिवर्तित होते हैं। ये ऑप्शन गलत है दोस्तों, कि प्रौढ़ के संवेग बालकों की तुलना में तुरंत परिवर्तित होते हैं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। तो ये बात सही नहीं है, प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत परिवर्तित होते हैं, ये बात क्या गलत है। देखिए, बालक प्रौढ़ की तुलना में उद्दीपन के प्रति भी संवेगात्मक व्यवहार करता है, बात सही है। बालक के संवेग प्रौढ़ की तुलना में कम होते हैं, ये बात भी सही है।
बालक प्रौढ़ से अधिक सुरक्षित रूप से श्रमिकों को प्रदर्शित करता है, ये बात भी सही है। तो गलत है ये ऑप्शन डी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है कि क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्या क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? बुद्धि मापन में, व्यक्तित्व मापन में, अभिक्षमता मापन में या अभिरुचि मापन में? चारों में से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर। ओके, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो है वो दोस्तों व्यक्तित्व मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? व्यक्तित्व मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है कि अनुकूलीय एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्न जीवन कौशल आवश्यक है। क्या पूछा है कि अनुकूलीय एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्न जीवन कौशल आवश्यक है। ऑप्शन ए में है प्रभावी अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण, निर्णय लेने की योग्यता या भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य या उपरोक्त सभी। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन ए में क्या दे रखा है? प्रभावी अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण, ऑप्शन बी निर्णय लेने की योग्यता, ऑप्शन सी भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य। तो ये टोटल जो तीनों है सही है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है? पूछा है कि व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। व्यवहारिक जो बुद्धि होती है, व्यवहारिक जो बुद्धि होती है उसको क्या कहा जाता है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक योग्यता या सामाजिक बुद्धि? चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। तो बताइएगा कमेंट करते हुए। तो व्यवहारिक बुद्धि किसको कहा जाता है दोस्तों? मूर्त जो बुद्धि होती है, मूर्त बुद्धि को ही क्या कहा जाता है? व्यवहारिक बुद्धि कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, 16 पे। बुद्धि के क्रियात्मक परीक्षण उपयोगी है। क्या पूछा है कि बुद्धि जो है उसके जो क्रियात्मक परीक्षण है वो उपयोगी है। किस लिए? बालकों के लिए, गूंगे व बहरों के लिए, निरक्षरों के लिए या उपयुक्त सभी के लिए? बुद्धि के क्रियात्मक परीक्षण उपयोगी है वो आपसे पूछा है। तो आपकी बुद्धि कैसी है? आप बताइएगा आपकी बुद्धि कैसी है? क्या आप एक बार कोई चीज को पढ़ते हैं तो वो आपको याद हो जाता है, या बार बार पढ़ना पड़ता है, या रटना पड़ता है? आपकी बुद्धि कैसी है वो आपको यहाँ पर बताना है कि बुद्धि आपकी क्रिया करती है। क्रियात्मक परीक्षण उपयोगी है, बुद्धि का क्रियात्मक परीक्षण पूछा है। तो यहाँ पर क्रियात्मक परीक्षण, क्रियात्मक मतलब कार्य करने का परीक्षण, तो बालकों के लिए, गूंगे व बहरों के लिए और निरक्षरों के लिए। तो बुद्धि का जो क्रियात्मक परीक्षण है वो उपयोगी होता है, वो सभी के लिए होता है। किसके लिए होता है? सभी के लिए होता है। तो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? क्या पूछा है? सत्य नहीं है। कौन सा? बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है ये पूछा है। तो देखिएगा ऑप्शन ए है, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। बात सही है कि ये व्यक्ति की मानसिक क्षमता होती है। यह सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होती है। सही बात है ये भी। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है। ये बात भी सही है। यह स्थायी एवं परिवर्तनशील विशेषता है कि बुद्धि होती है वो स्थायी और परिवर्तनशील विशेषता है। बुद्धि क्या होती है? स्थायी होती है क्या बुद्धि? बुद्धि को कभी स्थिर रख सकते हैं क्या? बुद्धि परिवर्तनशील होती है क्या? परिवर्तनशील होती है क्या? कि स्थायी और परिवर्तनशील विशेषता होती है। ये दोनों ही क्या है? गलत है। तो ये बात डी जो है वो गलत बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा है गिलफोर्ड की बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्टक कितने थे? कोष्ट पूछे थे
कि गिलफोर्ड की जो बुद्धि है, की गिलफोर्ड के गिलफोर्ड जो है, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कितने कोष्ठ थे? 30 थे, 60 थे, 80 थे और 120 थे। तो बताइएगा कुल कितने थे? कुल गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कितने कोष थे? कुल पूछे तो कितने थे? कमेंट के जरिए बताइएगा कि इसमें कुल कितने कोष थे। ये क्वेश्चन तो आपको 100% आ रहा है। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको 100% आना चाहिए और आप ये क्वेश्चन बताइएगा, मुझे आंसर कीजिएगा इसका। तो कुल कितने कोष्ठ थे उसमें? 120 थे। कितने थे? 120। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? कौन से समायोजन का, कौन सा तरीका है वो प्रत्यक्ष समायोजन का है? ये आपसे पूछा है। प्रक्षेपण, दमन, प्रतिगमन या लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो बताइएगा निम्न में कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? प्रक्षेपण है, दमन है, प्रतिगमन है या लक्ष्यों का प्रतिस्थापन है? तो बताइए चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या पूछा है। कैटल का सांस्कृतिक मुक्त कैटल का सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है। व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण या शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों परीक्षण। क्या पूछा है कि कैटल का सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है। व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण या अशाब्दिक परीक्षण या शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों परीक्षण। तो बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा? तो कैटल का सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण जो है वो कौन सा है दोस्तों? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। कौन सा है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन उठाए गए हैं दोस्तों नई वाले, ताकि परीक्षा के अंदर आप गलती ना करके आए और अपना क्वेश्चन है वो गलत ना करें, इसीलिए नई वाले क्वेश्चन ज्यादा उठाए गए। तो बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है रणथंभौर में हमीर देव चौहान थे, सही बात है। चित्तौड़गढ़ में राणा रतन सिंह थे, ये बात दोनों सही है। सिवाना के अंदर मालदेव थे और जालोर के अंदर कानड़ देव थे। कानड़ देव तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर आंसर तो मिल गया आपको कि ऑप्शन सी सही है। लेकिन थे कौन? सिवाना के अंदर कौन थे दोस्तों? सातल देव थे। कौन थे? सातल देव थे। और इनके जो सेनापति थे भावला बावला थे, जो इनके साथ क्या करते हैं? विश्वासघात करते हैं। और इनकी पत्नी है जो क्या कर लेती है? जोहर कर लेती है, ये केसरिया कर लेते हैं। ठीक है, तो वही सिवाना दुर्ग की कहानी है। जो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है, इस कुंभलगढ़ के दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? 36 मीटर है, 26 मीटर है, 16 मीटर है या 27 मीटर है? चारों में से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। वो बताइएगा इसका राइट आंसर, जल्दी बताइएगा इसका राइट आंसर। देखिए दीवारें हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की, इन दीवारों की जो क्या है लंबाई है वो बताना है आपको। कितनी लंबाई है इनकी? इनकी जो लंबाई है वो क्या है? 36 मीटर। कितनी है? लंबाई नहीं होनी चाहिए थी सही, मेरे हिसाब से चौड़ाई होनी चाहिए थी। चौड़ाई कितनी है इनकी? चौड़ाई है वो 36 मीटर है। कितनी है? 36 मीटर है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कि 2 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपनी किस उपास्य देव को समर्पित किया था? किसने कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपनी किस उपास्य देव को समर्पित किया था? शिव को, हनुमान जी को, राम को या विष्णु को?
चारों में से किसको समृद्ध किया था ये आपको बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 2 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया था? वो किया था विष्णु को। किसको किया था? विष्णु भगवान को किया था। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अनारकली की बावड़ी कहाँ स्थित है? कौन सी बावड़ी? अनारकली, अनारकली, अनारकली की बावड़ी कहाँ स्थित है? अनारकली की बावड़ी कहाँ स्थित है? छतरपुरा बूंदी के अंदर, शाहबाद बारा के अंदर, भरतपुर के अंदर या सादड़ी प्रतापगढ़ के अंदर? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि अनारकली की जो बावड़ी है कहाँ स्थित है। ये आपको कमेंट के करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अनारकली की जो बावड़ी स्थित है दोस्तों वो छतरपुरा बूंदी के अंदर है और ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, यानी 25 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपसे फिर से पूछा है। बाबूजी, कोलू, गोगा जी, गोगामेडी, तेजा जी परबतसर नागौर और मल्लीनाथ जी पिचियाक। पिचियाक नहीं, मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ है? तिलवाड़ा के अंदर है। कहाँ है? तिलवाड़ा के अंदर है। और तिलवाड़ा कहाँ है दोस्तों? तिलवाड़ा है बाड़मेर में। कहाँ है? बाड़मेर में। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ है? मल्लीनाथ जी पिचियाक ना होकर कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है। ऑप्शन डी है वो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। संत लाल दास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए ज्यादातर क्वेश्चन ये जो लिए गए हैं वो दोस्तों पीछे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, चाहे किसी भी प्रकार के राजस्थान लेवल के एग्जाम में आए हो, उन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये टोटल, ना कि ऐसे ही उठाए क्वेश्चन है, टोटल एग्जाम क्वेश्चन है। और वह देखिएगा उस ज्यादातर क्वेश्चन इसलिए उठाए गए नहीं वाले कि ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में 5 या 7 क्वेश्चन जो आते हैं वो नहीं या असत्य वाले पूछे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन देखिएगा असत्य वाला या नहीं वाला उठाया गया है। कि संत लालदास जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? लालदास जी की वाणी नामक ग्रंथ 2 भागों में विभक्त था। ये बात बिल्कुल सही है कि लालदास जी की वाणी नामक जो ग्रंथ है वो 2 भागों में विभक्त था। ये बात बिल्कुल सही है। इनका जन्म मेवात प्रदेश में हुआ था। ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा ये शादीशुदा थे। ये भी बात सही है। इनका जन्म जो हुआ था, सॉरी, इनका जो देहांत हुआ था वो 1688 में नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये आंसर गलत है यहाँ पर। तो ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा है निम्न में से कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए भी जानी जाती है? क्या पूछा है? कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? कौन सी चित्र शैली है जो पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? बूंदी, कोटा, मारवाड़ और अलवर। बताइएगा इनमें से चारों में से कौन सा सही आंसर है और वो बताना है आपको कमेंट करते हुए। बताइएगा कमेंट करते हुए इसका राइट आंसर। दोस्तों अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को अलीशा सक्सेस पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा ताकि हम इससे भी बेहतर क्लास आपके लिए आगे लेकर आ सके और आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में इतना ट्रेंड कर दें ताकि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन मिले वो इन्हीं क्लासों से मिले। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बूंदी शैली। बूंदी चित्र शैली के अंदर क्या था? पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। देखिएगा समुंदर लहर नामक नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? क्या? समुंदर लहर, समुंदर लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है ये पूछा है। इन्होंने बताया जयपुर में, सीकर में, झुंझुनू में या बीकानेर में। बताइएगा इन चारों में से जो राइट आंसर है
कि समुंदर लहर नाम का जो लहरिया है वो कहाँ रंगा जाता है। तो दोस्तों वो आपको कमेंट करते हुए आंसर बताना है। लहरिया आपको अपने दोस्त, अपने फ्रेंड या अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी पत्नी के लिए लेके आना है समुंदर लहर नामक का लहरिया। तो आप जयपुर जाइएगा, जयपुर में इसको रंगा जाता है, वहां से रंगा के लाइएगा। तो ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर होगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन 29 देखिए, विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल से संबंधित थे? बताइएगा। क्या विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल से संबंधित थे? ऑप्शन ए में है शेखावाटी ख्याल, ऑप्शन बी जयपुरी ख्याल, ऑप्शन सी तुर्रा ख्याल, ऑप्शन डी कुचामनी ख्याल। चारों में से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो नानूराम जो ख्याल से संबंधित थे वो है शेखावाटी ख्याल। ऑप्शन ए है वो इसका सही आंसर है, शेखावाटी ख्याल से संबंधित थे नानूराम। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा मात्र पुरुष द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है। कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुष द्वारा नहीं किया जाता। ठीक है, ए गैर, बी लूर, सी ढोल और डी अग्नि। चारों में से जो राइट आंसर है वो बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों कौन सा एकमात्र नृत्य है जो पुरुष के द्वारा नहीं किया जाता, वो है लूर नृत्य। कौन सा? लूर नृत्य। ऑप्शन बी है वो इसका क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा है कि राजस्थान में स्त्रियों के शरीर के कौन से अंग पर तिमणिया आभूषण पहना जाता है। क्या पूछा है कि राजस्थान में स्त्रियों के शरीर के कौन से अंग पर तिमणिया आभूषण पहना जाता है। कौन सा आभूषण? तिमणिया आभूषण पहना जाता है। वो बताना है आपको कि ऐसा कौन सा अंग होता है राजस्थान की स्त्रियों का जिनके शरीर पर तिमणिया नामक जो है आभूषण पहना जाता है। तो वो बताना आपको। बताइएगा, गले में पहना जाता है, नाक में, कान में या सिर पर, कहाँ पहना जाता है। चारों में से जो इसका राइट आंसर है वो आपको बताना है। बताइएगा आंसर। तो तिमणिया जो आभूषण जो है दोस्तों वो कहाँ पहना जाता है। तिमणिया आभूषण गले में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। हाँ दोस्तों, ये क्लास रीट मेंस और प्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप इस क्लास को अच्छी प्रकार से देखिए और हर क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, इस बात की आप श्योर हो जाइएगा। एक या दो क्वेश्चन 100% आपको मिलेंगे यहाँ से। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है। राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है। जो मानक बोली जो है उसको हाल फिलहाल में नेपाल के अंदर क्या दी गई है, भाषा की मान्यता दे दी गई है। कौन सी भाषा को, ऐसी कौन सी भाषा है जिसे नेपाल के अंदर क्या दे दी गई है, राजस्थानी भाषा जो है उसको नेपाल के अंदर राजस्थानी भाषा को क्या दे दी गई है, मान्यता दे दी गई है। और दुर्भाग्य की बात है राजस्थान के अंदर ही राजस्थान को क्या नहीं दी गई है, राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं दी गई है। तो रिक्वेस्ट है राजनीतिज्ञों से, राजस्थान के मुख्यमंत्री से कि वो अपनी राजस्थानी भाषा को मान्यता दे ताकि हम भी अपनी भाषा पर क्या कर सकें, गर्व महसूस कर सकें। फिलहाल हम जानेंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध कौन सी बोली है। तो वो है मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावाटी या राजस्थानी। चारों में से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर। राजस्थानी भाषा की मानक बोली जो है दोस्तों वो है मारवाड़ी। कौन सी है? मारवाड़ी। ऑप्शन ए है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है संत गुण सागर व नाम माला किस संत द्वारा रचित है। क्या संत गुण सागर व नाम माला किस संत द्वारा रचित है। संत गुण
सागर और नाम माला किस संत द्वारा रचित है, ये पूछा है। तो दादू द्वारा, रामचंद्र जी द्वारा, जम्बो जी द्वारा या कृपा राम जी द्वारा रचित है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा इसका कमेंट करते हुए आंसर क्या होगा। तो ओके दोस्तों, इसका राइट आंसर है वो जानते हैं कि गुण सागर और नाममाला जो ग्रंथ है वो संत दादू दयाल जी द्वारा रचित है। तो ऑप्शन ए है वो क्या है, इसका राइट आंसर है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 यानी 34 नंबर क्वेश्चन पर। 34 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है। क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा जिला है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है। ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो सीमा है, कौन सी, मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश की जो सीमा है इन दोनों की सीमा पर स्थित नहीं है। क्या नहीं है, इन दोनों की सीमा पर स्थित नहीं है, वो आपको बताना है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर जो जिला स्थित नहीं है वो है कौन सा, बांसवाड़ा। ये तो है, प्रतापगढ़ ये भी है, झालावाड़ भी है कौन सा नहीं दोस्तों, उदयपुर नहीं है। राजस्थान का उदयपुर जिला मध्य प्रदेश की सीमा पर नहीं स्थित है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो सीमा है उस पर उदयपुर स्थित नहीं है। ये गुजरात की सीमा पर स्थित जरूर है लेकिन इसकी सीमा पर स्थित नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है आपसे कि जिस जिले से 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा गुजरती है वह है, कि ऐसा कौन सा जिला है जहां पर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो जिला है कौन सा, जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर और नागौर। चारों में से कौन सा है जहां से 70 डिग्री जो है देशांतर रेखा, 70 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, देशांतर रेखा गुजरती है वो कौन सा जिला है, ये आपको बताना है। तो वो जिला है दोस्तों जैसलमेर। 70 डिग्री देशांतर रेखा है वो जैसलमेर से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है, जैसलमेर से होकर गुजरती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। निम्न में से सुमेलित नहीं है, निम्न में से सुमेलित नहीं है, बताना है। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है वो है 1055 मीटर, तारागढ़ की है वो 1426, खो की है 486 और गोकुंदा की है 840। ये नहीं है, ये गलत है, ये दोनों सही है। तो गलत कौन सा है, गोकुंदा। ऑप्शन डी है वो यहाँ पर गलत आंसर है इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा है ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायु दाब का क्षेत्र होता है। क्या पूछा है कि ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायु दाब का क्षेत्र कौन सा है ग्रीष्म ऋतु के अंदर। ऑप्शन ए है पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। तो बताइए ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायु दाब का क्षेत्र कौन सा होता है, बताइए, वो भी कमेंट करते हुए जल्दी बताइए। ये तो सभी को पता ही होगा कि वायु दाब कहाँ, ग्रीष्म ऋतु में वायु दाब कम कहाँ रहता है, वायु दाब कम कहाँ रहता है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में रहता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। राजस्थान में निम्न में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्या पूछा है कि राजस्थान में निम्न में से किस प्रकार के वन 75 से 110 औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय कंटीला वन तथा झाड़ियां, मिश्रित पतझड़ वन, शुष्क वन या शुष्क सागवान वन, बताइएगा। तो 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र में पाए जाते हैं शुष्क सागवान वन। तो ऑप्शन डी है वो सही इसका आंसर है। दोस्तों एक शायद आप सभी को मालूम भी होगा, आपकी जो रीट की जो विज्ञप्ति है वो शायद इसी महीने में जारी हो जाएगी। तो आप जो रीट परी के जो स्टूडेंट है, जो नए स्टूडेंट है, अभी बीएड कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपनी तैयारी को धीरे धीरे क्या कर दे, प्रारंभ कर दे, ताकि आप रीट परी को अच्छी प्रकार से क्लियर कर पाए
और जो स्टूडेंट जिनका प्री क्लियर है वो अपनी मेंस के लिए एक जबरदस्त तैयारी करे, ताकि जो स्टूडेंट आपको टक्कर देने आ रहे हैं वो है जो प्री क्लियर करके आएंगे वो भी आपको टक्कर दे। इससे बेहतर है कि आप पहले से ही अपनी मेंस की एक जबरदस्त तैयारी करें, ताकि पीछे से आने वाले स्टूडेंट आपको छू भी ना सके, और जो स्टूडेंट प्री क्लियर करके आएगा वो भी आपको बेहतरीन टक्कर देने के लिए आएगा दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? फिर से नई वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? गाय जो होती है राठी नस्ल होती है, भैंस की मुर्रा नस्ल होती है, भेड़ की मगरा नस्ल होती है, ऊंट की जखराना नस्ल नहीं होती है। ये होती है नाचना ऊंट होती है, गुम्मट कुम्मट ऊंट होती है, कुम्मट होती है, और जैसलमेरी नस्ल होती है। ये ऊंट की नस्ल होती है, ठीक है। ये जखराना जो है वो गाय और भैंस की नस्ल होती है। तो ऑप्शन जो डी है वो इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ की गई? कि राजस्थान के अंदर पशुधन निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2012 के अंदर, 13 के अंदर, 11 के अंदर, 2014 के अंदर। बताइएगा राइट आंसर। तो राजस्थान में पशुधन निःशुल्क दवा योजना जो है वो 2012 के अंदर प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 2012 के अंदर प्रारंभ की गई थी। चलते क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा है राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं है? कि राजस्थान की कौन सी फसल है जिसमें मावठ से कोई फायदा नहीं होता है? राजस्थान में निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? यानी मावठ जो होती है उससे कोई भी लाभ जिस फसल को नहीं होता, राजस्थान की ऐसी कौन सी फसल है वो बताना है। गेहूं है, चना है, सरसों है या कपास है? चारों में से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो बताइए ऐसी कौन सी फसल है जिसकी राजस्थान में मावठ से उसको कोई भी फायदा नहीं होता? गेहूं को होता है, चने को होता है, सरसों को होता है, लेकिन होता किसको नहीं है? कपास को कोई फायदा नहीं होता मावठ से। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। दुर्गापुर केसर एक प्रसिद्ध किस्म है। दुर्गापुर केसर दुर्गापुर केसर है वो एक प्रसिद्ध किस्म है। किसकी? तरबूज की, ककड़ी की, गंवार की और जवार की। चारों में से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? दुर्गापुर केसर किसकी किस्म है? तरबूज की है, ग्वार की है, ज्वार की है या ककड़ी की है? वो भी कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दुर्गापुर केसर है वो तरबूज की नस्ल है। किसकी किस्म है? तरबूज की किस्म है। किसकी किस्म है? तरबूज की किस्म है। ओके, अब चलते क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 है, आपसे पूछा है कि निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जोवाई नदी के किनारे स्थित है? निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जोवाई नदी जो है उसके किनारे पर स्थित शहर है? चार शहर दे रखी है, पाली है, जालोर है, झालावाड़ है और चित्तौड़गढ़ है। तो जोवाई नदी के किनारे पर कौन सा शहर है ये ध्यान रखना आप। जोवाई नदी के किनारे पर जालोर शहर है। कौन सा शहर है? जालोर। तो जवाई है वो कहाँ जाते हैं? जवाई है वो जालोर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जवाई जालोर जाते हैं। तो जवाई है, जवाई नदी किनारे पर कौन सा शहर है? जालोर शहर है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। 44 नंबर क्वेश्चन है कि नदी व सहायक नदी का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? फिर से नहीं है। नदी व सहायक नदी का निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? तो देखिए बनास, ढूंढ, माही, मेनाल, लूणी, जोजड़ी और साबरमती, माजम। तो बताइएगा इसका सही आंसर कौन सा होगा। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं कि नदी व सहायक नदी का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? तो बनास, ढूंढ नदी सही बात है, साबरमती, माजम सही बात है, लूणी, जोजड़ी सही बात है, लेकिन माही
मेनाल, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी है इसका सही आंसर होगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 नंबर क्वेश्चन है, उसमें पूछा है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन सा नहीं है ये पूछा है। वस्त्र नगरी है भीलवाड़ा, सही बात है। उर्वरक मोंडक, सीमेंट नीमा हेड़ा, सोडियम सल्फेट डीडवाना। तो बताइएगा इन चारों में से गलत कौन सा है। इसमें से आपको क्या पूछा है, गलत है वो पूछा है, तो गलत बताइएगा इसमें से कौन सा है। तो भीलवाड़ा वस्त्र नगरी कहलाती है, सीमेंट नीमा हेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है, सोडियम सल्फेट डीडवाना नागौर। तो यहाँ पर जो उर्वरक है वो मोंडक में नहीं होता, ये गलत ऑप्शन होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी है वो इसका सही आंसर होगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे पूछा है कि राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है। क्या है, राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है ये पूछा है। डीडवाना नहीं है, सवाई माधोपुर नहीं है, कोटा नहीं है, या अलवर नहीं है। कौन से उद्योग का, रसायन उद्योग का केंद्र राजस्थान का कौन सा जिला नहीं है ये पूछा है। तो डीडवाना में रसायन उद्योग है, कोटा में रसायन है, अलवर में रसायन उद्योग है, तो है कहा नहीं, सवाई माधोपुर में नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 है कि विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। विश्व की कुल जनसंख्या में 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है ये पूछा है। तो बताइए 1.6, 2.7, 10.21 या 21.31। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो इसका राइट जो आंसर है वो ऑप्शन ए, 1.6%। क्या है, ऑप्शन ए सही है, 1.6%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महारावल की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। किसने भेजी थी, बूंदी ने, करौली ने, झालावाड़ ने, या जयपुर। ये क्वेश्चन तो शायद हर एग्जाम में आता है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा। जो भी ये एग्जाम देता है, कंपटीशन एग्जाम देता है, या 1857 की क्रांति जिसने भी पढ़ी है, चाहे वो 5वीं कक्षा की में, 7वीं कक्षा में, 8वीं कक्षा में, 10वीं, 11वीं, 12वीं, कहीं पर भी अगर पढ़ी 1857 की क्रांति, तो ये क्वेश्चन उसको 100% आता होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, करौली। क्या है, ऑप्शन बी, करौली। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे पूछा है कि निम्न में से किस शासक ने 1857 के विद्रोह के दमन हेतु चलाए गए सैनिक अभियान में अंग्रेजों की ओर से सक्रिय भाग लिया था। जोधपुर का तख्त सिंह, बूंदी का राय सिंह, जयपुर का राम सिंह और बीकानेर का सरदार सिंह। चारों में से जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट करते हुए बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर कि निम्नलिखित में से किस शासक ने 1857 के विद्रोह के दमन हेतु चलाए गए सैनिक अभियान में अंग्रेजों की ओर से सक्रिय रूप से भाग लिया। यानी 1857 की क्रांति में जो सैनिक अभियान चलाया गया था उसमें कौन ऐसे शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों की तरफ से विद्रोह किया था, अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे, वो कौन थे। वो थे बीकानेर के राजा सरदार सिंह नहीं थे, जयपुर के राम सिंह भी नहीं थे, बूंदी के राय सिंह भी नहीं थे, वो थे जोधपुर के तख्त सिंह। कौन थे, जोधपुर के तख्त सिंह। ऑप्शन ए है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए, बिजोलिया आंदोलन माणिक्यलाल वर्मा, ठीक बात है। बेंगू आंदोलन रामनारायण चौधरी, सही बात है ये दोनों तो। सीकर आंदोलन कल्याण सिंह, ये बात सही नहीं है। करौली आंदोलन मदन सिंह, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर देखिए, बिजोलिया आंदोलन के माणिक्यलाल वर्मा थे, बेंगू आंदोलन के रामनारायण चौधरी थे, और करौली आंदोलन के मदन सिंह थे, सीकर आंदोलन के कल्याण सिंह नहीं थे। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
51 पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। फिर से सम्मिलित नहीं है पूछा है। जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक थे मीठालाल, अध्यक्ष थे मीठालाल व्यास। बांसवाड़ा प्रजामंडल की भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। प्रतापगढ़ प्रजामंडल के थे रमेश चंद्र ओझा। और करौली प्रजामंडल के थे त्रिलोक चंद्र माथुर। चारों में से जो गलत है वो आपको बताना है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। जैसलमेर प्रजामंडल के मीठालाल व्यास, बांसवाड़ा प्रजामंडल भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, प्रतापगढ़ प्रजामंडल के रमेश चंद्र ओझा और करौली प्रजामंडल के त्रिलोक चंद्र माथुर। तो इसका जो गलत आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्रतापगढ़ प्रजामंडल के रमेश चंद्र ओझा नहीं थे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है गोपीलाल यादव देशराज व रेवंती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित रहे। बीकानेर, धौलपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा। गोपीलाल यादव देशराज व रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल से संबंधित रहे, ये आपसे पूछा है। बीकानेर, धौलपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा। गोपीलाल यादव और देशराज रेवंतीकरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित रहे। बीकानेर, धौलपुर, भरतपुर और बांसवाड़ा। बताइएगा इसका आंसर। ऑप्शन सी, भरतपुर प्रजामंडल से। किससे? भरतपुर प्रजामंडल से। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। किस की सिफारिश के आधार पर आबू व दिलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था। किसकी सिफारिश हुई थी कि आबू और दिलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, फैजल अली, गुरु मुख निहाल सिंह या गोकुल भाई भट्ट। बताइएगा राइट आंसर। किस की सिफारिश के आधार पर आबू और दिलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, फैजल अली। कौन है? फैजल अली। कौन है? फैजल अली। ऑप्शन बी सही है इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। नारायणी देवी वर्मा किस वर्ष राजस्थान की सदस्य बनी थी, राज्यसभा की सदस्य बनी थी, सॉरी। कि नारायणी देवी वर्मा किस वर्ष राजस्थान राज्यसभा की सदस्य बन गई थी। 1980, 1970, 1960 या 1965। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा इसका। तो नारायणी देवी जो राज्यसभा की सदस्य बनी थी वो बनी थी 1970 के अंदर। कब बनी थी? 1970 के अंदर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है आपसे निम्न सभ्यता में से कौन सी सभ्यता प्रथम ब्लेड एंड रेड वेयर संस्कृति के नाम से जानी जाती थी। निम्नलिखित सभ्यताओं में से कौन सी सभ्यता प्रथम ब्लेड एंड रेड वेयर संस्कृति के नाम से जानी जाती थी। गणेश्वर, बैराट, अहाड़ या लोहे। बताइएगा चारों में से इसका राइट आंसर कौन सा होगा। बताइएगा, जल्दी बताइएगा, आंसर कीजिएगा इसका फटाफट फटाफट आंसर कीजिएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। अगर ये क्लास और ये क्वेश्चन जो एमसीक्यू है पिछली कक्षाओं पिछली जो एग्जाम्स है उनमें आए हुए हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को पढ़कर अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अलीशा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर क्लासें और भी बेहतर एमसीक्यू क्वेश्चन क्लासें लेकर आ सके। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, वो है आहड़ सभ्यता। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। निम्न में से नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्न में से किस राजवंश से था। नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्न में से किस राजवंश से था, ये आपसे पूछा है। प्रतिहार से, चालुक्य से, राष्ट्रकूट से या पाल से। बताइएगा कि चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो नागभट्ट जो द्वितीय है उसका, हाँ ओके, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। किसका सही जो आंसर है वो है प्रतिहार। तो नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार राजवंश से संबंधित थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों की का उल्लेख किया जाता
है? राजपुरुष के रूप में, युवराज, मंत्री या रत्नी के रूप में? राजपुरुष के रूप में, युवराज, मंत्री या रत्नी के रूप में? प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारी का उल्लेख किया गया है, वो किया गया है ऑप्शन ए राजपुरुष के रूप में। किसके रूप में? राजपुरुष के रूप में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। रणथंभौर के निम्नलिखित में से किस चौहान नरेश के सेनापति ने झाई के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? हमीर, वीरनारायण, वांगभट या जैत सिंह? क्या कि रणथंभौर के निम्नलिखित में से किस चौहान नरेश के सेनापति ने झाइन के निकट, झाइन दुर्ग के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? हमीर ने, वीरनारायण पवार ने, और वाघभट ने या जैत सिंह ने? तो किसने हराया था दोस्तों? बताइएगा आंसर इसका कमेंट करते हुए। ओके, सही आंसर दिया आपने। इसका जो राइट आंसर है वो है हमीर देव। इसको किसने हराया था? जाइंदुरा के पास इसको हमीर देव चौहान ने हराया था, रणथंभौर के शासक। क्वेश्चन नंबर 659 देखिए, 59 नंबर क्वेश्चन। महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़गढ़ का वास्तुकार कौन था? किसके काल में? महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़गढ़ का वास्तुकार कौन था? मंडन था, विद्याधर था, दीपक था या निहाल चंद था? बताइएगा इसका राइट आंसर। तो बताइएगा इसका क्या सही आंसर होगा कि महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़गढ़ का वास्तुकार कौन था? हाँ, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर है आपका। इसका जो वास्तुकार था वो कौन था? कुंभा के समय मंडन था। कौन था? मंडन। ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? महाराणा प्रताप जी ने कितने वर्षों तक शासन किया था? 24 वर्षों तक, 20 वर्ष, 28 वर्ष, 32 वर्ष? बताइएगा कितने वर्षों तक शासन किया था महाराणा प्रताप जी ने? महाराणा प्रताप वीर योद्धा जो मुगलों के शासन के सामने कभी भी नहीं झुके, हमेशा अपनी शान और शौकत के साथ रहे, चाहे उन्हें किसी भी तरह की किसी भी परिस्थितियों में रहना पड़ा, चाहे वो जंगलों में जाकर रहना पड़ा, चाहे उनके पुत्र को खाने के लिए तरसना पड़ा, तो वो सभी रहे थे जंगलों के अंदर, लेकिन उन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अपने स्वाभिमान के साथ उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया, कभी भी मुगलों के सामने अपने घुटने टेकने का इरादा उनका नहीं रहा। वो हमेशा एक वीर योद्धा के साथ मुगलों के साथ लड़े भी, जीते भी, और हमेशा अपनी स्वाभिमान की जिंदगी जी वीर नारायण महाराणा प्रताप जी ने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 24। 24 वर्षों तक शासन किया था किसने? महाराणा प्रताप जी ने। ओके, अब पढ़ेंगे क्यों। ये रहा कि सी वुड रेदर डाई एक्सेप्ट हर डिफीट, कि वह हारने से ज्यादा मरना पसंद करेगी। इन चारों से वर्ड दे रखे हैं, देन, व्हेन, टू और देन। इन चार वर्ड में से एक वर्ड चूज करते हुए आपको आंसर करना है, और ये है क्या दोस्तों? ये है लिंकिंग वर्ब। क्या है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब आपको इसमें क्या करनी है? फिलअप करनी है। तो चारों में से एक को आप सिलेक्ट कीजिए और फिर आंसर कीजिए इसका। ओके, तो जानते हैं इसका आंसर। दोस्तों देखिएगा, इसमें दे क्या रखा है? सी वुड रेदर। क्या दे रखा है? रेदर वर्ड दे रखा है। तो रेदर के साथ हमेशा प्रयोग होता है किसका? देन का। किसका प्रयोग होता है? देन का। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? देन होगा। ऑप्शन डी है वो इसका सही आंसर है। लेकिन चर्चा करते हैं कुछ इसके रूल्स की, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। डिटेल से हम कभी भी इसको डिटेल से पढ़ाएंगे तब चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ी सी नॉलेज आपको दे देता हूं कि रेदर शब्द, रेदर, सोनर, बेटर, प्रीफर और अदर, ये जो वर्ड है दोस्तों, रेदर, सोनर, बेटर, प्रीफर और अदर, इनके बाद हमेशा प्रयोग किया जाता है किसका? देन का।
किसका प्रयोग किया जाता है, इनके बाद देन का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब जानते हैं कुछ और बारीकियां। देखिए, जो आपको इनको याद रखने में, ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आपको ये करने में सहूलियत पैदा होगी, उसकी मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, अगर ऑप्शन के अंदर क्यों सेंटेंस के अंदर दे रखा हो रेदर या सूनर या अदर, ठीक है, ये तीन वर्ड आपको दे रखे हो और इन तीन वर्ड्स के बाद आपको दे रखी हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या दे रखी हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिएगा, इनके बाद प्रयोग किया जाता है किसका? देन का। इन तीनों शब्दों के बाद किसका प्रयोग करोगे आप? देन का प्रयोग करोगे। अब देखिएगा, बेटर। बेटर जो शब्द है, इस बेटर वर्ड के बाद हमेशा प्रयोग होता है किसका? हेड, सॉरी, बेटर से पहले किसका प्रयोग होता है? हमेशा हेड का प्रयोग होता है। ए हेड बेटर, हमेशा क्या होता है? हेड बेटर होता है। ओके, अब रहा ये प्रीफर, इस पे चर्चा करते हैं कि प्रीफर का क्या मैटर होता है। प्रीफर जो शब्द है, इस प्रीफर शब्द में आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? प्रीफर, प्रीफर के बाद हमेशा क्या मिलेगा? टू मिलेगा। क्या मिलेगा? टू मिलेगा। टू के बाद हमेशा वर्ब की क्या मिलेगी? फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। या ये प्रीफर जो शब्द है, ये प्रीफर, प्रीफर के बाद वर्ब की टू, टू फॉर्म तो मिले ही मिलेगी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको क्या मिल सकता है? आईएनजी भी मिल सकता है। ये दो है इसके, क्या है, रामबाण विधियां है कि परिफर के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो परिफर का प्रयोग करेंगे, और परिफर के बाद टू भी हो और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी दे रखे हो तो भी किसका प्रयोग करते हैं? प्रीफर का प्रयोग करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है कि नवीन वुड सूनर लीव हिज प्लेस स्टे। नवीन वुड सूनर लीव हिज प्लेस स्टे, कि नवीन है वो अपना स्थान शीघ्र छोड़ने वाला है या ठहरने वाला है। देखिएगा, इसमें चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें एंड आएगा, टू आएगा, देन आएगा या देन आएगा। बताइएगा। तो मैंने अभी बताया कि अगर सेंटेंस के अंदर जो वर्ड है, सूनर है, बेटर है, प्रीफर है, ये अगर दे रखे है, देखो सूनर, सूनर के बाद हमेशा क्या आएगा? देन आएगा, THAN, ना कि THEN। क्या आएगा? देन। तो इसमें भी ऑप्शन क्या होगा? डी है वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, रेखा वुड टू स्टे हेयर देन गो नाउ, की रेखा है वो अभी नहीं जाएगी, यहाँ रुकेगी। रेखा वुड टू स्टे हेयर देन गो नाउ, की रेखा अभी नहीं जाएगी, वो यहाँ रुकेगी। तो देखिए, इसमें चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, रेदर आएगा, सूनर आएगा, बेटर आएगा या प्रीफर आएगा। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि रेदर, सूनर के बाद हमेशा क्या आता है? देन आता है। क्या आता है? देन। तो देखिए, यहाँ पर देन मिल गया आपको, आता है। लेकिन बेटर, बेटर से पहले क्या आता है? हेड। तो हेड इसमें है नहीं, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर नहीं आएगा। देखिएगा, अब देखिए रेदर, रेदर के बाद क्या आता है दोस्तों? रेदर के बाद क्या आता है? रेदर के बाद क्या आता है? वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट फॉर्म है और स्टे है। तो फर्स्ट फॉर्म है क्या? यहाँ पर टू दे रखा है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि प्रीफर, प्रीफर के बाद हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? टू का प्रयोग किया जाता है, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इसके साथ आईएनजी भी दे रखा होता है। तो आईएनजी भी हो तो भी क्या आएगा? प्रीफर आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ये जो खाली स्थान है, इसके बाद क्या दे रखा है? टू दे रखा है, और टू के बाद क्या दे रखा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। तो ये तो दोनों की हो ही नहीं सकते फिर, क्यों? यहाँ पर टू दे रखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही क्या होगा? ऑप्शन डी, यहाँ पर प्रयोग होगा
किसका, प्रीफर का। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि रिमीडियल टीचिंग क्लास इज वन दैट इज मेंट टू इम्प्रूव ए, कि रिमीडियल टीचिंग क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण की कक्षा में, वन दैट इज मीन टू इम्प्रूव, जिसका अर्थ होता है इम्प्रूव करना। इम्प्रूव क्या होता है, सुधार करना। कि उपचारात्मक शिक्षण की कक्षा में उसका उद्देश्य होता है सुधार करना। तो क्या सुधार करना होता है, लर्निंग कंटेंट यानी सीखने का जो कंटेंट है उसको सुधार करती है, लर्निंग डेवलपमेंट यानी सीखने का जो विकास होता है या शिक्षण का विकसित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या लर्निंग स्किल। स्किल क्या होता है, कौशल। लर्निंग क्या होता है, सीखना, यानी सीखने का कौशल विकसित करता है उपचारात्मक शिक्षण, या ऑल ऑफ दीज, या ये तीनों ही सही है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, रिमीडियल जो टीचिंग होती है, उपचारात्मक जो शिक्षण होता है, वो लर्निंग स्किल को क्या करता है, लर्निंग स्किल में क्या करता है, सुधार करता है। सीखने का जो कौशल होता है उसमें क्या करता है, इंप्रूव करता है, सुधार करता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है रिमीडियल टीचिंग इज, कि उपचारात्मक जो शिक्षण है वो क्या है, किसे कहते हैं, कैसे उसको पहचानेंगे रिमीडियल टीचिंग को। ऑप्शन ए में है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्लो लर्नर, कि रिमीडियल टीचिंग का जो प्रयोग किया जाता है वो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किया जाता है, किसकी, स्लो लर्नर की, यानी जो धीमी गति से जो सीखते हैं उनकी पहचान करने में प्रयोग किया जाता है, किसका, रिमीडियल टीचिंग का। कि स्लो लर्नर यानी धीमी गति से सीखने वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनकी पहचान करता है कौन, रिमीडियल टीचिंग। ऑप्शन बी में दे रखा है टू प्रोवाइड नेसेसरी हेल्प टू ए लर्नर, कि एक विद्यार्थी को आवश्यक सहायता प्रदान करता है। तो उपचारात्मक शिक्षण क्या करता है कि एक शिक्षार्थी को आवश्यक सूचना सहायता प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन सी दे रखा है कि गाइडेंस टू ओवरकम स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, क्या दे रखा है कि स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, विद्यार्थी की समस्याओं को ओवरकम होता है, दूर करने में क्या करता है, गाइडेंस मतलब मार्गदर्शित करता है। कि विद्यार्थियों के सामने जो समस्याएं आती है उन समस्याओं को दूर करने में सहायता करता है कौन, रिमीडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, तो चौथा दे रखा है ऑल ऑफ दीज, क्या ये चारों ही सही है। तो दोस्तों, ये चारों ही जो इन तीन जो ऑप्शन दे रखे हैं ऊपर, वो तीनों ही क्या है, सही है। तो ऑप्शन डी है वो क्या है, इसका राइट आंसर होगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा क्या पूछा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेटेजी ऑफ रिमीडियल टीचिंग। स्ट्रेटेजी क्या होता है दोस्तों, रणनीति। विच ऑफ द फॉलोइंग, कि निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण की कौन सी रणनीति नहीं है, कि निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है या कौन सी रणनीति नहीं है। तो देखिएगा, फॉर्मुलेशन ऑफ टीचिंग प्लान्स। टीचिंग प्लान्स होता है शिक्षण योजनाएं, फॉर्मुलेशन होता है निर्माण करना, कि शिक्षण की जो योजनाएं होती है उनका निर्माण करना। रोल प्लेइंग सिचुएशन, रोल प्लेइंग सिचुएशन क्या होता है, स्थितियों की भूमिका को अदा करना। कैरिकुलम एडेप्टेशन, एडेप्टेशन होता है अनुकूलन, और कैरिकुलम होता है पाठ्यचर्या, कि पाठ्यचर्या का अनुकूलन करना। और असेसमेंट एंड रिकॉर्ड ऑन लर्निंग, असेसमेंट क्या होता है, मूल्यांकन। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड होता है, लर्निंग होता है सीखना, कि सीखने के मूल्यांकन को रिकॉर्ड करना, सीखने के मूल्यांकन को रिकॉर्ड करना। अब देखिएगा इसका क्या इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेटेजी ऑफ रिमीडियल टीचिंग, कि निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण की कौन सी रणनीति नहीं है। नहीं है पूछा है, क्या पूछा है, नहीं है पूछा है। तो कौन सी नहीं है, देखिए, फॉर्मुलेशन ऑफ टीचिंग प्लान्स, कि ये शिक्षण की जो योजनाएं होती है उनका निर्माण करता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा, तीसरा देखिए, कैरिकुलम एडेप्टेशन, यानी पाठ्यचर्या जो है उसका अनुकूलन करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी में है असेसमेंट एंड रिकॉर्ड ऑन लर्निंग, कि ये सीखने
से संबंधित जो मूल्यांकन है उसको रिकॉर्ड करता है, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन जो बी है रोल प्लेइंग सिचुएशन, ये क्या है, उपचारात्मक शिक्षण की यानी रिमीडियल टीचिंग की स्ट्रेटेजी नहीं है। इसकी रणनीति कौन सी नहीं है, रोल प्लेइंग सिचुएशन नहीं है। तो ऑप्शन बी इज राइट हियर। हाँ दोस्तों, ये जो आज की क्लास है वो किस पर डिपेंड है, लैंग्वेज 2, जो रीड लेवल और 1 और लेवल 2 में जो 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चंस जो आते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए और जो प्रीवियस एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द remedial teaching has been identified through, कि remedial teaching को, उपचारात्मक शिक्षण को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है। देखिएगा किसके द्वारा पहचानते हैं हम उपचारात्मक शिक्षण को, remedial teaching को। अचीवमेंट टेस्ट गिवन टू स्टूडेंट। अचीवमेंट क्या होता है, उपलब्धि, टेस्ट मतलब परीक्षण, गिवन टू स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों को उपचारात्मक उपलब्धि परीक्षण है वो देना चाहिए। अचीवमेंट क्या होता है, उपलब्धि, टेस्ट परीक्षण, कि विद्यार्थियों को उपलब्धि परीक्षण देना चाहिए या करवाना चाहिए। कंटिन्यूअस असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि कक्षा के अंदर विद्यार्थियों का नियमित रूप से क्या करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। कंटिन्यूअस, नियमित रूप से, निरंतर, लगातार, असेसमेंट मूल्यांकन, ठीक है, कि विद्यार्थियों का कक्षा के अंदर निरंतर रूप से, नियमित रूप से, लगातार क्या करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कि द सक्सेस ऑफ स्लो लर्नर इन द क्लास, कि द सक्सेस ऑफ स्लो लर्नर इन द क्लास, कि कक्षा के अंदर जो भी विद्यार्थी सीखते हैं, जो स्लो लर्नर होते हैं यानी धीमी गति से सीखने वाले, कक्षा के अंदर धीमी गति से सीखने वाले जो विद्यार्थी है, उनकी सफलता को भी क्या रखना होता है, ध्यान रखना होता है। तो ऑल ऑफ दीज, ये तीनों ही क्या है, सही है। तो ऑप्शन डी है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, हाँ दोस्तों, ओके, मैं आशा ही कर रहा हूँ कि आपको ये क्लास में जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं वो समझ में आ रहे होंगे, और अगर नहीं भी आ रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त और आपके मित्र इस क्लास का लुत्फ उठा सकें और उनको अच्छी प्रकार से लर्न करने में, सीखने में मदद मिल सके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि रिमीडियल टीचिंग एज ए पार्ट ऑफ फॉर्मेटिंग असेसमेंट मींस, क्या पूछा है कि रिमीडियल टीचिंग एज ए पार्ट ऑफ फॉर्मेटिंग, स्वरूपण, ये क्या होता है, स्वरूपण, स्वरूपण मूल्यांकन के एक भाग के रूप में उपचारात्मक शिक्षण का क्या अर्थ है, क्या स्वरूपण मूल्यांकन के एक भाग के रूप में उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ क्या है, ये पूछा है। रिमीडियल टीचिंग का अर्थ क्या है, ये आपसे पूछा है। डायग्नोसिंग एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्निंग, डायग्नोसिंग क्या होता है, निदान करना, ठीक है। गैप्स ऑफ लर्निंग, कि शिक्षण के अंदर जो गैप्स है, गैप्स मतलब अंतराल है, कि शिक्षण के अंदर जो अंतराल है उनका निदान करना, हल निकालना, उसका निदान करना। और डायग्नोसिंग होता है उसमें सुधार करना, दोस्तों जो पीछे बताया उसके लिए सुधार करना। डायग्नोसिंग क्या होता है, सुधार करना, कि शिक्षा के अंदर, शिक्षण के अंदर जो अंतराल आ रहे हैं उनका हल निकालना या उसका निदान करना और फिर उसमें क्या करना, सुधार करना, क्या होता है, रिमीडियल टीचिंग का अर्थ होता है। या गिविंग द स्टूडेंट्स ग्रेड एंड स्टैंडर्ड्स, कि विद्यार्थियों को ग्रेड और स्टैंडर्ड प्रदान करना चाहिए। to now about the educational achievement of the students, कि to now, कि विद्यार्थियों की अब की जो हाल ही की जो शैक्षणिक जो उपलब्धियां हैं उनको जानना चाहिए। या पैकिंग कंटिन्यूअस टेस्ट, या नियमित रूप से या निरंतर क्या लेना चाहिए, टेस्ट लेना चाहिए। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों स्वरूपण मूल्यांकन के अंदर भाग के रूप में रिमीडियल टीचिंग का जो अर्थ होता है वो होता है डायग्नोसिंग एंड एड्रेसिंग द गैप्स ऑफ लर्निंग, क्या कि
सीखने के अंतराल का हल निकालना और उसमें सुधार करना रिमीडियल टीचिंग का क्या होता है, उद्देश्य होता है या अर्थ होता है। ओके, ऑप्शन ए है वो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिएगा, द बेसिक रिमीडियल इंग्लिश में कवर। बेसिक क्या होता है, बुनियादी, रिमीडियल उपचारात्मक, इंग्लिश अंग्रेजी में कवर, कि बुनियादी उपचारात्मक अंग्रेजी है वो कवर करती है। किसको कवर करती है, कि बुनियादी उपचारात्मक अंग्रेजी है वो किसको कवर करती है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, वैक्यूबुलरी को, शब्दावली को, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, या बोथ ए एंड बी को, या नन ऑफ दीज को। तो बताइएगा कि द बेसिक रिमीडियल इंग्लिश जो है वो किसको कवर करती है, वो वैक्यूबुलरी को भी करती है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी करती है। तो ऑप्शन दोनों जो ए और बी है सही है, तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन सही है यहाँ पर। तो ऑप्शन सी इज राइट हियर। हाँ दोस्तों, ये जो टोटल क्लास है इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो पीछे की क्लास में या पीछे के जो एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस हैं। देखिए दोस्तों, एक आप आजकल देखते होंगे पी वाई क्यू और एस ऐसे लिखा हुआ आता है, बुक्स के ऊपर लिखा आता है, या ऐसे मेरी तरह जी कोई भी टीचर पढ़ा रहे होंगे, एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो ये जो लिखा आता है इसका अर्थ क्या होता है, क्या आप में से मैं समझता हूँ कि 20 या 25% लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं है कि ये चीज क्या होती है। और आजकल ट्रेंडिंग में है ये चीज कि आजकल ऐसे शॉर्ट में लिखा हुआ आता है। तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, पी का अर्थ होता है प्रीवियस, वाई का अर्थ होता है ईयर, और क्वेश्चन क्यू से का अर्थ क्या होता है क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा है कि रिमीडियल क्लासेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर, कि उपचारात्मक शिक्षण है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उपचारात्मक शिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसमें, सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, ब्राइट स्टूडेंट्स यानी बुद्धिमान विद्यार्थियों के साथ, डिसेबल्ड वंस सक्षम विद्यार्थियों में, या इंटेलिजेंट वंस यानी बुद्धिमान के साथ। तो बताइए किन में रिमीडियल टीचिंग है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो रिमीडियल जो टीचिंग होता है उपचार करना, इसका देखिए इसका हिंदी अर्थ ही क्या होता है, उपचार, उपचारात्मक। तो उपचार किसका करते हैं दोस्तों हम, जो कोई भी बीमार हो उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, किसको लग गई तो उसका उपचार करते हैं। तो उपचार किसका करेंगे, ब्रिलियंट स्टूडेंट का, इंटेलिजेंट स्टूडेंट का करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो उपचार किसका किया जाता है, जिसको लगी हो, जो बीमार हो उसका उपचार किया जाता है। तो बीमार कौन है, डिसेबल्ड यानी अयोग्य जो विद्यार्थी होते हैं, जो किसी चीज को लर्न करने में, आसानी से लर्न करने में सक्षम नहीं होते हैं, उनके लिए उपयोगी होती है कौन, रिमीडियल टीचिंग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जो इसका होगा वो ऑप्शन सी होगा, डिसेबल्ड वंस। ओके, हाँ दोस्तों, इंग्लिश बहुत से स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट वंस होता है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़िएगा। हम अभी तो एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं, उसके बाद हम आपके लिए रीड लैंग्वेज 2 से संबंधित हम क्या लेके आएंगे आपके सामने, डिटेल्ड यहाँ पर क्लासेस भी लेकर आएंगे, जिसमें आपको इसी तरह हिंदी अनुवाद के साथ एक एक वर्ड का हिंदी बताते हुए आपको यहाँ पर क्लास के अंदर ही याद कराने का प्रयास किया जाएगा। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंग्लिश में जो 30 क्वेश्चंस जो आपके आएंगे, इस 30 क्वेश्चंस में से लगभग जो स्टूडेंट्स क्लास देखेगा उसके 25 से अबो क्वेश्चन सही होंगे, इस बात की गारंटी हम देते हैं आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है, रिमीडियल टीचिंग इज आल्सो नोन एज, रिमीडियल टीचिंग को जाना जाता है, रिमीडियल जो टीचिंग है, उपचारात्मक जो शिक्षण है उसको जाना जाता है किस लिए, कॉम्पेंजेटरी टीचिंग के लिए, ठीक है, या करेक्शन टीचिंग के लिए, या डेवलपमेंट टीचिंग के लिए, ठीक है, ऑल ऑफ दीज के लिए भी। तो बताइएगा इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा।
कॉम्प्लीमेंट्री टीचिंग के लिए, या करेक्शन टीचिंग के लिए, या डेवलपमेंट टीचिंग के लिए। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये जो टीचिंग है वो तीनों के लिए ही उपयोगी है, कॉम्प्रिहेंशन टीचिंग के लिए, सॉरी कॉम्पेजेक्टरी टीचिंग के लिए, करेक्शन टीचिंग के लिए और डेवलपमेंट टीचिंग के लिए। ऑल ऑफ द अबव इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट हियर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है कि रिमीडियल टीचिंग इज, कि रिमीडियल टीचिंग है वो क्या है। प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग, प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग, या प्री टीचिंग प्रोग्राम, या सिस्टमेटिक प्रोग्राम प्रोग्रेस, या रैंडम प्रोसेस। तो बताइएगा इसका सही आंसर कौन सा होगा, कमेंट करके जल्दी इसका आंसर कीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ें और पढ़कर उसको समझें और समझने के बाद आंसर करें। जल्दबाजी करने की कोई जरूरी नहीं होती है। आपको यहाँ पर देखिएगा जो रीट जो प्री है, उस रीट प्री में आपको 150 क्वेश्चन में सिर्फ 90 क्वेश्चन सही करने हैं, और ये 90 जो क्वेश्चन है वो पिछली रीट जो हुई थी उसको देखते हुए तो काफी ज्यादा हार्ड साबित होता है ये 90 क्वेश्चन भी कर पाना। आपको पता होगा लगभग 55% ही लोग ही क्वालिफाई कर पाए थे रीट परी को। तो ये आपके लिए एक चैलेंज होगा कि अब की बार कैसा स्टिक पेपर बन के आता है। तो तैयारी कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन तैयारी कीजिएगा, थ्योरी भी पढ़िएगा, एमसीक्यू साथ में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों आप जो टेस्ट सीरीज है अपना जो तैयारी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, अपनी तैयारी को जानने के लिए टेस्ट सीरीज का होना, टेस्ट सीरीज का ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कीजिएगा, जो भी आपको अच्छी लगे। तो आप बताइएगा रिमीडियल टीचिंग होता क्या है। रिमीडियल टीचिंग, प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग, क्या करना, शिक्षण की प्रिपरेशन करना, तैयारी करना। प्री टीचिंग प्रोग्राम्स या पूर्व शिक्षण प्रोग्राम कार्यक्रम, या सिस्टमेटिक प्रोसेस यानी प्रोसेस प्रक्रिया, सिस्टमेटिक होता है व्यवस्थित, तो व्यवस्थित प्रक्रिया, या रैंडम प्रोसेस यानी यादृच्छिक। रैंडम क्या होता है, यादृच्छिक। क्या लिखोगे इसको, यादृच्छिक, यादृच्छिक इसका अर्थ होता है रैंडम का। यादृच्छिक प्रोसेस यानी यादृच्छिक प्रक्रियाएं। तो इसमें से जो सही आंसर है वो क्या है, रिमीडियल जो टीचिंग होती है, शैक्षणिक जो उपचारात्मक जो शिक्षण होता है वो क्या होती है, सिस्टमैटिक प्रोसेस यानी व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही होगा इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, रिमीडियल टीचिंग इज डिजाइन्ड कीपिंग इन माइंड, कि रिमीडियल टीचिंग को निर्माण किया जाता है, क्या ध्यान में रखकर निर्माण किया जाता है, कि उपचारात्मक शिक्षण का निर्माण क्या ध्यान में रखकर किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण का जो निर्माण है वो क्या ध्यान में रखकर किया जाता है, ये आपसे पूछा है। ईच स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ, प्रत्येक विद्यार्थी की ताकत को देखकर। ईच स्टूडेंट्स वीकनेस, प्रत्येक विद्यार्थी की कमजोरी को देखकर। ईच स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, प्रत्येक विद्यार्थी की ताकत और कमजोरी को ध्यान में रखकर, या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण है वो ना तो किसी की कमजोरी को देखकर, ना किसी की ताकत को देखकर क्या किया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर नन ऑफ दीज है वो इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी इज राइट हियर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिएगा, लिंकिंग डिवाइस आर नॉन एज, लिंकिंग डिवाइस को जाना जाता है, तो लिंकिंग डिवाइस को जाना जाता है ट्रांजिशंस के रूप में, लिंकिंग वर्ड्स के रूप में, या कोहेसिव डिवाइस के रूप में, या ऑल ऑफ दी अबो के रूप में। तो दोस्तों लिंकिंग जो डिवाइस होती है उसे ट्रांजिशंस भी बोलते हैं, लिंकिंग वर्ड्स भी बोलते हैं, कोहेसिव डिवाइसेस भी बोलते हैं, जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी है, वो क्या है, करेक्ट आंसर होगा। लिंकिंग डिवाइस इंग्लिश लैंग्वेज 2 के अंदर जो फर्स्ट रो है उसमें ही दे रखे हैं। एक तो दे रखा है लिंकिंग वर्ड दे रखा है, लिंकिंग वर्ड्स, दूसरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दे रखा है, और एक क्या दे रखा है, इनफ्लुएंस दे रखा है। क्या दे रखा है, इनफ्लुएंसेस दे रखा है। ये तीन है वो पहले रो में ही दे रखा है इंग्लिश लैंग्वेज 2 के
फर्स्ट रो के अंदर, सिलेबस के फर्स्ट रो के अंदर ये 3 टॉपिक है, लिंकिंग वर्ड्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और इन्फ्रेंस, ये चारों है, सॉरी तीनों है, वो दे रखे हैं। तो देखिएगा अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ए लिंकिंग डिवाइस कनेक्ट्स वर्ड्स, कि एक लिंकिंग डिवाइस होती है वो कौन से शब्दों को कनेक्ट करती है, जोड़ती है। देखिएगा, ओनली फ्रेज एंड वर्ड्स को जोड़ती है, केवल फ्रेज और वर्ड को जोड़ती है, नहीं जोड़ती। ओनली फ्रेज को जोड़ती है, नहीं जोड़ती। वर्ड एंड आइडियाज को जोड़ती है, वर्ड और आइडियाज को भी नहीं जोड़ती है। ओनली फ्रेज, वर्ड, आइडियाज, स्ट्रक्चर इटीसी, इन सभी को जोड़ती है कौन, लिंकिंग डिवाइस। तो ये ऑप्शन डी है वो इसका क्या है, राइट आंसर होगा। ओके, लिंकिंग डिवाइस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इन्फ्रेंस है, फोनेटिक साउंड्स है, आपके जितने भी टॉपिक्स हैं दोस्तों बहुत आसान टॉपिक्स है, लेकिन उनको समझना और उनकी तैयारी करना कैसे, एमसीक्यू के साथ उनकी तैयारी करना, ठीक है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। रटने से ये जो इंग्लिश के जो टॉपिक्स है वो नहीं आएंगे, कितनी भी कोशिश आप कीजिएगा इसको रटने की, रटने से ये क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे आप। इनको समझिएगा, इनके रूल्स को समझिएगा, इनका जो कंसेप्ट है उसको आप समझिएगा। अगर इंग्लिश के अंदर आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आते हुए क्वेश्चन भी आप और लोग करके आते हैं गलत। तो दोस्तों इसीलिए जरूरी है कि इंग्लिश का कंसेप्ट आपको पढ़ना और आना और समझना बहुत जरूरी है। तो आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, रटने पे ध्यान मत दीजिएगा। अगर रटने पर अगर आप ध्यान दोगे इन टॉपिकों को तो आप 25 में से 15 भी क्रॉस नहीं कर पाओगे और वो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा दुखदायी साबित होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इन टॉपिकों को आप रटने का प्रयास ना करें बल्कि समझने का प्रयास करें। समझोगे तो ये बहुत ही आसान टॉपिक दिए गए हैं, बिल्कुल भी हार्ड टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप इनको अच्छी प्रकार से समझिएगा और वो काम करेंगे। हम और आप मिलकर इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है, फुल फैदम फ्यू द फादर लाइज आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, एलिट्रेशन, सिमिली, प्राइम एंड सेनेटर। क्या कि फुल फैदम फ्यू द फादर लाइज, ये जो सेंटेंस आपको दे रखा है उसको पहचानना है कि किस फिगर ऑफ स्पीच का ये सेंटेंस है। तो देखिए, फुल फैदम फ्यू द फादर लाइज, ये जो सेंटेंस है वो किसका है, एलिट्रेशन का है, सिमिली का है, प्राइम का है या स्नेटर का है। तो ये जो है वो आपको हिंदी आना जरूरी है। इसकी मैं हिंदी आपको अब नहीं बताऊंगा क्योंकि आप इसकी हिंदी अर्थ को देखिएगा और समझिएगा और फिर आप इसका आंसर करना सीखेंगे। तो आप इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर होगा एलिट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर है। लेकिन ये आप क्या करेंगे, जाकर घर पे इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे और फिर देखेंगे कि इसका राइट आंसर एलिट्रेशन ही क्यों है। हाँ, अगर नहीं देखोगे तो हम जब इस फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे, एलिट्रेशन को डिटेल से, तो हम ये बात आपके सामने क्लियर जरूर करेंगे। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। A load of learning laboring in his head is an example of a load of learning laboring। लैम्बरिंग का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ, बोझ क्या होता है, इसका अर्थ होता है बोझ। ठीक, कि ए लोड ऑफ लर्निंग लैम्बरिंग इन हिज हेड, ठीक है, इज एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन, राइम, सोनेट एंड हाइपरबोल। चारों में से जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट करते हुए बताना है, लेकिन मैं आपको इसकी हिंदी अर्थ नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको मैंने जो ये मीनिंग हर्ट था वो बता दिया। आपका काम है अब आप इसका हिंदी अनुवाद करके देखिएगा और फिर जानने का कोशिश कीजिएगा कि इसमें एलिट्रेशन ही क्यों है। अगर आपने एलिट्रेशन को रट रखा है तो आप जानिए कि आपको रटने का कितना फायदा होता है। क्या आप इस शब्द को, इस सेंटेंस को आप समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते।
अगर नहीं समझ पाते हैं तो आप मेरी बात पे गौर कीजिएगा कि मैंने कहा था कि इंग्लिश को और इंग्लिश के अंदर जो ये टॉपिक है इनको रटने का प्रयास आप ना करें, बल्कि समझने का प्रयास करें। अगर समझोगे तो आप वर्ड और सेंटेंस को देखते ही पहचान जाओगे कि ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, ही वॉकड ऑन डैश डैश ही वाज टाइड। ही वॉकड ऑन ही वाज टाइड। ही वाज टाइड, वह बिल्कुल थक चुका था। ही वॉकड ऑन, फिर भी वह चला। क्या, कि वह थक चुका था फिर भी वह चला। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, नर्वसलेस, फर्दरमोर, शो और एज वेल एज। चारों में से जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट करते हुए आंसर करना है। तो कीजिएगा इसका आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन, सॉरी आंसर। तो देखिएगा, ही वॉकड ऑन ही वाज टायर्ड, वह बिल्कुल थका हुआ था फिर भी वह चला, फिर भी वह चला। तो देखिएगा यहाँ पर इसका राइट जो आंसर होगा फिर भी क्या होता है, नेवर, नेवरथलेस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेवरथलेस का अर्थ होता है फिर भी, कि ही वॉकड ऑन ही वाज टायर्ड, वह थका हुआ था फिर भी वह चला। तो ऑप्शन ए इज राइट हियर। हिंदी अर्थ और शब्दों का मीनिंग, हिंदी मीनिंग आना बहुत जरूरी है। तो आप अपनी वैकैब को मजबूत कीजिएगा, और वैकैब मजबूत करने के लिए आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड और इडियम फ्रेज का आना जरूरी है, जो आपके सिलेबस में है। लेकिन आप ज़्यादा नहीं सीख पाओगे, ज़्यादा लोड नहीं दे पाओगे। तो हमने 10-10 मिनट के टॉपिक जो है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स की, और वो भी हिंदी अर्थ के साथ डाल के अपने यूट्यूब चैनल पे, वहाँ थोड़ा देखिएगा फास्टली। 2 की स्पीड करके देखोगे तो 10 मिनट का टॉपिक है वो 3 या 4 मिनट में हो जाएगा। तो डेली 1-2 देखोगे तो आपकी वैकैब है वो अच्छी हो जाएगी। तो उनको देखिएगा जरूर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच पोएट्री टर्म्स रेफर टू द रिपीटिशन ऑफ द सेम very similar consonant sound in the word that are close together। क्या पूछा है कि which poetry terms refer to the repetition of the same or very similar consonant sound। कि कौन सी पोएट्री है, कौन सी कविता है जो सेम और वेरी सिमिलर, जो बहुत ज्यादा समान कॉन्सोनेंट साउंड्स को, कॉन्सोनेंट साउंड के शब्दों को क्या करती है, रिपीट करती है, बार बार दोहरान करती है। कि कॉन्सोनेंट जो शब्द है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, व्यंजन। कॉन्सोनेंट शब्द जो है उनका बार बार दोहराव जो होता है शब्दों का, वो किस फिगर ऑफ स्पीच में होता है, ये इसने पूछा है। तो बताइए, पर्सोनिफिकेशन में होता है, एलिट्रेशन में होता है, राइम में होता है, या सोनेट में होता है। तो बताइएगा कमेंट करके इसका राइट आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एलिट्रेशन। जो कॉन्सोनेंट जो साउंड होते हैं, व्यंजन जो शब्द होते हैं, इनका बार बार रिपीटिशन जो होता है वो किस में होता है, वो भी पास पास। पास पास कैसे समझे क्या आप, जैसे यहाँ जो शब्द दे रखा है, जैसे एप्पल, ठीक है, जैसे एप्पल शब्द यहाँ पर दे रखा है, ये एप्पल तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए वोवल साउंड है। तो लेकिन मैं बता रहा हूँ, जैसे ये यहाँ पर दे रखा है, और यहाँ पर देखिए एज दे रखा है। तो ये देखिए ऐसे जो वर्ड है यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड, ये वोवल साउंड है, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड ऐसे होने चाहिए। तो वो क्या होता है, एलिट्रेशन होता है, वो भी नजदीक नजदीक हुए ना। तो इसीलिए यहाँ पर एलिट्रेशन सही है। इससे डिटेल से हम पढ़ेंगे, एक्सप्लेन जब पढ़ेंगे इनकी एलिट्रेशन की तब। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा क्या पूछा है, विच पेयर बिलो कंटेन्स राइमिंग वर्ड्स। विच पेयर्स बिलो कंटेन्स राइमिंग वर्ड्स, कि राइमिंग जो वर्ड्स है उसमें कौन से जोड़े सही है। देखिएगा, फ्रूट, फ्रूट एंड सट से जोड़े समझे क्या, जैसे दे समझेंगे। देखिएगा, फ्रूट एंड शट, देयर एंड एपियर, थ्रो एंड डू एंड फ्रूट एंड शूट, फ्रूट शूट। देखिएगा साउंड, देखिएगा ऐसे को आप कैसे लिखेंगे, फ्रूट किसकी ध्वनि आ रही है, फ्रूट, ऊ की ध्वनि आ रही है ना, फ्रूट। इसकी शूट, किसकी ध्वनि आ रही है, शूट। दोनों में ध्वनि किसकी आ रही है,
ऊ की, किसकी ध्वनि आ रही है, ऊ की। तो ये देखो पेयर बताए कि विच पेयर बिलो कंटेन राइमिंग, राइमिंग मतलब तुकबंदी वर्ड्स कि राइमिंग स्किल में कौन से ऐसे वर्ड है जिनकी क्या है एक जैसी साउंड आ रही है, वो ये पूछा है। तो देखिए इसमें आ रही है क्या, थ्रो, 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 ओ की ध्वनि आ रही है, डू, ओ की ध्वनि आ रही है, नहीं आ रहा, सेम दोनों में नहीं है, तो ये गलत हो गया। ये देखिए डियर, डियर, ए की ध्वनि आ रही है, पियर, ए की ध्वनि आ रही है, तो ये नहीं हो सकता। फ्रूट, फ्रूट और शूट, फ्रूट और शुट, सट, तो इसमें नहीं आ रहा, इट की ध्वनि आ रही है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है वो डी है, वो सही इसमें होगा। इसको क्या पढ़ेंगे, शर्ट, शर्ट पढ़ेंगे इसको, सूट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, शर्ट। ओके, तो यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिएगा, ए सोनेट यूजुअली कंटेन्स, कि एक सोनेट है वो कितनी लाइन की होती है, ये पूछा है। क्या पूछा है कि सोनेट यूजुअली कंटेन्स, कि एक सोनेट के अंदर कितनी लाइन कंटेन्स होती है, कितनी लाइन होती है। 8 लाइन होती है, 6 लाइन होती है, 12 लाइन होती है, 14 लाइन होती है, बताइएगा कितनी लाइनें होती है एक सोनेट के अंदर, कितनी लाइनें होती है। तो दोस्तों सोनेट के अंदर है वो कितनी लाइनें होती है, 14 लाइन्स होती है, कितनी, 14 लाइन्स। तो ऑप्शन डी है वो सही इसका आंसर है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, सी sang song of six sisters is the finest example of personification, मानवीकरण। personification क्या होता है, मानवीकरण। सी sang song of six sisters, the finest example of the personification। क्या सी sang song of six sister की उसने अपनी 6 बहनों के लिए क्या गाया, गाना गाया। तो बताइएगा इसमें कौन सा मानवीकृत एग्जाम्पल है, अच्छा सबसे अच्छा, तो कौन सा है, राइम है, एलिट्रेशन है, सोनेट है, एलिजी है। देखिएगा, संग, सॉन्ग, सिस्टर, सिस्टर, देखिएगा इसमें व्यंजन आ रहे हैं कि नहीं बार बार, देखो से, स, स, एक जैसे शब्द रिपीट हो रहे हैं कि नहीं, तो ये कौन सा होता है, जब बार बार पास पास में ही एक जैसे वर्ड्स आए तो वो कौन सी होती है, एलिट्रेशन। तो यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन है, ऑप्शन बी है, क्या है यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर इसका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखिए, द फिगर ऑफ स्पीच विच आल्सो नाउन एज हैड राइमिंग और इनिशियल राइम इज, द फिगर ऑफ स्पीच विच आल्सो नोन, एक फिगर ऑफ स्पीच जिसको हम जानते हैं हैड उच्च तुकबंदी के रूप में या इनिशियल प्रारंभिक तुकबंदी के रूप में जानते हैं, वो क्या होता है बताइएगा। द फिगर ऑफ स्पीच विच आल्सो नोन एज हेड राइम और इनिशियल राइम इज, वो क्या होती है, एलिट्रेशन ही होती है। तो ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, दोस्तों घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है कि ये कैसे होगा, लेकिन इसको पढ़ेंगे नहीं, कब, जब इसको डिटेल्ड एक्सप्लेन करेंगे तब हम एक एक चीज के बारे में जानेंगे और तब आपको ये समझ में आएगा कि वो क्वेश्चन वहां पर उसका आंसर कैसे हुआ, वो आपको समझ में आएगा तब जब हम डिटेल एक्सप्लेन इसकी पढ़ेंगे और मैं आपको डिटेल में उसका एक एक हिंदी अर्थ के साथ उसको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको ये दिक्कत जो आप फेस कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर, a commencement of several words in the same sentence with the same letter, देखिएगा क्या, a commence of several words in the same sentence, कि एक ही सेंटेंस के अंदर इन द सेम लेटर, एक ही सेंटेंस के अंदर बहुत सारे एक जैसे शब्द होते हैं, वो कौन से होते, वो क्या कहलाता है, कि एक ही सेंटेंस के अंदर एक जैसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, उन्हें वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, वो एलिट्रेशन होती है, राइम होती है, सोनेट होती है, एलिजी होती है, बताइएगा कौन सी होती है। तो एक जैसे जो वर्ड होते हैं और सेम सेंटेंस के अंदर वो कौन सा होती है, एलिट्रेशन होती है, तो वो ऑप्शन ए है, वो इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखिएगा क्या पूछा है कि ही प्रोवाइड कोचिंग टू पुअर स्टूडेंट्स, ही हेल्प्स देम इकोनॉमिकली, कि ही प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स होता है प्रदान करना, कोचिंग्स मतलब कोचिंग, ही प्रोवाइड्स कोचिंग टू पुअर स्टूडेंट्स, कि वह गरीब विद्यार्थियों को क्या करता है, कोचिंग प्रदान करता है। ही प्रोवाइड्स कोचिंग टू पुअर स्टूडेंट्स, कि वह गरीब विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान करता है। ही हेल्प्स द देम इकोनॉमिकली, और वह उनको इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक रूप से, कि वह उनकी आर्थिक रूप से भी क्या करता है, हेल्प करता है, मतलब सहायता करता है, कि वह गरीब विद्यार्थियों की
को फ्री में क्या करता है, कोचिंग भी प्रदान करता है और वह उन्हें आर्थिक रूप से भी सहायता प्रदान करता है। तो बताइएगा क्या होगा कि ही प्रोवाइड कोचिंग टू पुअर स्टूडेंट्स, हेल्प देम इकोनॉमिकली, बट किंतु परंतु लेकिन होगा क्या, नहीं, फर्दर मोर नहीं, इवन दो फिर भी, आल दो यद्यपि। तो बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या होगा कि ही प्रोवाइड्स कोचिंग टू पुअर स्टूडेंट, कि वह विद्यार्थियों को क्या करता है, फ्री में कोचिंग देता है, गरीब विद्यार्थियों को क्या करता है, कोचिंग प्रदान करता है और उसके साथ वो क्या करता है, ही हेल्प द इकोनॉमिकली, वह आर्थिक रूप से भी उनकी सहायता करता है, क्या करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इवन दो, और क्या करता है वो उनकी इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से भी क्या करता है, सहायता करता है। तो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, देखिएगा, ही हेल्प्ड हिम, ही वाज क्वाइट बिजी, ही हेल्प्ड हिम, उसने उसकी सहायता की, ही वाज क्वाइट बिजी, वह बहुत ज्यादा व्यस्त था, फिर भी उसने उसकी सहायता की। अब देखिएगा फिर भी का अर्थ कौन सा होता है, बट, फर्दर मोर या इवन दो। देखिएगा यहाँ पर he helped him, he was quite busy, कि वह क्या था, he was quite busy, कि वह बहुत ज्यादा व्यस्त था और फिर भी उसने उसकी सहायता की थी। इवन दो का अर्थ क्या होता है, फिर भी होता है दोस्तों। तो एक बार देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। पिछला जो आंसर था वो यहाँ पर देखिएगा, पिछले का जो आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा, फर्दर मोर होगा, क्या होगा, फर्दर मोर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, सॉरी मेरी यहाँ पर थोड़ा बताने में गलती हो गई, टू पुअर स्टूडेंट्स हेल्प दी इकोनॉमिकल, इसके अलावा वो क्या करता है, के अलावा, फर्दर मोर मतलब के अलावा, कि वो इसके अलावा भी उनकी आर्थिक रूप से क्या करता है, सहायता करता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, फर्दर मोर आएगा। ओके, देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। एक शेक्सपियर, एक शेक्सपियन सोनेट यूजुअली कंटेन्स, कि एक शेक्सपियर सोनेट या इंग्लिश सोनेट में कितनी 7 कपलेट होते हैं, 4 स्टेंजा होते हैं, 7 कपल्स होते हैं या 4 स्टेंजा होते हैं, 3 कपल्स एंड 2 स्टेंजाज होते हैं या 3 स्टेंजाज एंड ए कपलेट होता है। तो चारों में से जो राइट आंसर है वो बताइएगा। क्या पूछा है कि एक शेक्सपियर सोनेट यूजुअली कंटेन्स, कि एक शेक्सपियर जो सोनेट है वो कितनी लाइनें कंटेन करती है, ये करती है कि 3 स्टेंजा, स्टेंजा क्या होता है, 1 2 3 4, ये 4 लाइन का एक स्टेंजा हो गया। तो ये कह रहा है कि 3 स्टेंजा, तो 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 3 स्टेंजा, हमने 3 स्टेंजा बना दी। एक कपलेट, कपलेट किसे कहते हैं, कपलेट होती है 2 लाइन्स की, 2 लाइन्स जिसमें हो उसे क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं, और 4 लाइन हो उसमें उसको स्टेंजा बोलते हैं। तो 3 लाइन देखिएगा, 4 4 और 4, कितनी लाइनें होगी, टोटल 12 लाइनें, और एक क्या है, कपलेट यानी 2 लाइन उसका, तो क्या हो गई 2, तो कितनी हो गई, 14 लाइन्स। ठीक है, तो 14 लाइन्स का क्या होता है, शेक्सपियर सोनेट होती है। इसमें क्या होती है, शेक्सपियर सोनेट में 3 स्टेंजा और एक क्या होता है, कपलेट होता है। तो ऑप्शन डी है वो क्या है, इसका सही आंसर होगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कर्टाइल सोनेट, कर्टाइल सोनेट क्या होती है, कर्टाइल सोनेट के अंदर 14 लाइन्स पोइम होती है, कर्टाइल होती है वो 14 लाइन्स की पोइम होती है, ये बोल रहा है, नहीं होती, ये बात गलत है। 10.5 लाइन पोइम, कर्टाइल होती है वो 10 लाइन और एक 10.5 लाइन की होती है, ये बोल रहा है। 10 and 4 लाइन्स, 10 प्लस 4 लाइन्स की कर्टाइल होती है, नहीं होती है। 8.5 लाइन कटे 8 और एक 8.5 लाइन की कपलेट होती है, नहीं होती है। तो कर्टाइल सोनेट होती है वो होती है 10.5 लाइन्स की, तो 10.5 पोइम, लाइन पोइम होती है वो क्या होती है, कर्टाइल सोनेट कहलाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है वो इसका सही आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, देखिएगा, इज द राइम स्कीम ऑफ द इंग्लिश सोनेट, क्या पूछा है, इज द राइम स्कीम ऑफ इंग्लिश सोनेट, इंग्लिश जो सोनेट है उसकी राइम स्कीम पूछा है। राइम स्कीम क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया ना कि ये 4 लाइन होती है। ठीक है, इन 4 लाइन्स के अंदर इनकी राइमिंग स्कीम हमको देखनी होती है। ठीक है, तो वो हम
हम राइमिंग स्कीम कैसे देखेंगे तो वो हम पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन फिलहाल जानते हैं कि इसके राइमिंग स्कीम ऑफ इंग्लिश सोनेट की जो राइमिंग स्कीम है हमको कौन सी है। देखिएगा ए बी सी डी ई एफ और जी जी, देखिएगा कितनी लाइन, चार 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 और दो, कितनी हो गई, 14 लाइन्स। ठीक है, लेकिन जानते हैं इसमें देखिए ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी सी डी, तो देखिए कितनी हो गई, चार और चार, चार प्लस चार और तीन, तीन प्लस तीन, तो कितनी हो गई, 14, चार चार आठ और 6 14, इसमें भी 14 हो गई। ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये तो नहीं हो सकती। ए बी ई एफ ए बी जी जी, तो ये भी 14 लाइन्स हो गई। तो इनमें से देखिएगा कि इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम कौन सी होती है। तो इंग्लिश सोनेट की जो राइम स्कीम होती है वो कौन सी होती है, ये होती है ए बी सी डी ई एफ और जी जी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही इसका होगा। ओके, अब हम चलते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। देखिएगा, सोनेट यूजुअली आर इन, सोनेट होती है वो किस में लिखी हुई होती है, ये पूछा है। फ्री वर्ज में, एमियाबिक पेंटामीटर में, एमियाबिक ट्राईमीटर में, या वर्सो ट्रोनिक में। तो सोनेट जो होती है वो यूजुअली एमियाबिक पेंटामीटर में लिखी होती है, तो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों,